गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भारतीय संविधान की जो एक मुख्य विशेषता ये है कि जनता के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है। संविधान के पार्ट 3 में इन मौलिक अधिकारों का एक विस्तृत रूप में डिस्कशन किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इन मौलिक अधिकारों का जितना विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, वैसा इस वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी यहाँ पे प्रोविज़न है, उपबंध है, वो आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों के प्रवृत्ति के अनुरूप ही हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, फंडामेंटल राइट होता क्या है। मौलिक अधिकार हम ये कह सकते हैं कि वो बेसिकली ये वे राइट्स हैं, वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और आध्यात्मिक और धार्मिक विकास हेतु काफ़ी आवश्यक हैं। और ये जो व्यक्ति का जो विकास है वो क्या है, राज्य के खिलाफ भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश पद्धति का अनुसरण करते हुए इसे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के रूप में ही अंगीकृत किया गया है। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य हैं। और इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का जो बहुमुखी विकास है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। और संविधान का ये जो पार्ट 3 है, ये यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, यानी अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान का जो पार्ट 3 है इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जारी किया गया था, और ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। अगर हम बात करें कि जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 3 है, ये प्रोटेक्ट किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। तो इससे ये एक बेसिक बन गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो पार्ट है वो किसी के द्वारा भी वायलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी खुद फंडामेंटल राइट का एक प्रोटेक्टर के रूप में यहाँ पर है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कुल 7 थे। वर्तमान समय में 6 हैं, जिसमें कि है आपका पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। और नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर इन सारे मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को कहा, और इसको उसने संविधान की आत्मा भी कहा है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी थी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 यानी आर्टिकल 31 में थी। इसको डिलीट कर दिया गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1978 में आई थी, वहाँ उसके द्वारा, इस संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में है, यानी कि अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक अब लीगल राइट हमारा बन चुका है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं,
तो हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के द्वारा सुरक्षित है। इसके द्वारा ये जो है एक जस्टिकेबल है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कोई भी वायलेट करता है, कोई भी हनन करता है, तो वो न्यायालय में जा सकता है। और मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी दी जाती है, उसकी सुरक्षा की जाती है। और मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के खिलाफ एक प्राप्त अधिकार है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद एक डील में डिस्कशन करेंगे। मौलिक अधिकार जो है वो स्टेट के अगेंस्ट है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार क्या है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से मिल गया तो उस पर हम कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते हैं, उस पर कोई सीमा नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल लगाया जा सकता है। राज्य जो है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यानी कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को जैसे सबके फंडामेंटल राइट्स सभी को मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पेशल प्रोविज़न ऐसा हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जहां पर मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सके। जैसे कि आपने कोरोना में जब लॉकडाउन था तो आपने देखा कि हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हम कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट जो है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी कि चूँकि वह एक पैंडमिक का दौर चल रहा है, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो यानी कि अगर वो आपकी फंडामेंटल राइट पर अगर रोक लगाता है तो वहाँ पर एक रीज़न देगा, एक ठोस उसके पीछे वजह बताएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार जो है स्थायी भी नहीं है, यानी कि जो संसद है, पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के द्वारा इसको घटा बढ़ा सकती है। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो फंडामेंटल राइट का वो ये है कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 352 के दौरान, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है, तो आपका आर्टिकल 20 और 21 इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, इस पर कोई ये सस्पेंड नहीं होगा, ये स्थगित नहीं होगा। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स स्थगित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों पे कोई रोक टोक नहीं लगेगी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 12 क्या है, यानी कि पहला हमारा इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है अनुच्छेद 12। अब अनुच्छेद 12 जैसे मैंने कहा कि राज्य जो मौलिक अधिकार है वो आपके राज्य के विरुद्ध हैं, यानी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के अगेंस्ट है। वो कैसे? तो यहाँ पर स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेट का मतलब ये नहीं है कि यूपी, बिहार, राजस्थान एक्सेट्रा। यहाँ पर जो राज्य है उसकी परिभाषा की गई है, स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 ये कहता है कि राज्य क्या होता है और मौलिक अधिकार किस तरीके से इस राज्य के विरुद्ध है, इस स्टेट के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं, और अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य की परिभाषा करता है, और यहाँ पर राज्य के अंतर्गत जो है वो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। यानी कि पहला है आपका भारत सरकार एवं संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसके 4 पार्ट हैं, और दूसरे पार्ट में आपका हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की जो सरकार होगी वो, और विधानमंडल, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहाँ पे विधानमंडल, और जहाँ केवल विधानसभा है तो वहाँ पे विधानसभा। नेक्स्ट जो है वो है सभी स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि लोकल अथॉरिटी, और इसके अलावा जो दूसरा है यानी चौथा जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आर्टिकल 12 का वो है अदर अथॉरिटी, यानी कि अन्य प्राधिकारी। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो पहला और दूसरा आपको क्लियर होगा कि भारत की सरकार और संसद, दूसरा है राज्य की सरकार और राज्य का विधानमंडल। तो ये लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी ये क्या है? तो लोकल अथॉरिटी में आपके आ जाएंगे जिसको कि विधि के अनुसार आदेश देने का, ऑर्डर देने का की शक्ति होती है। तो इसमें आपके आ जाएंगे नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत इत्यादि। और जो
अदर अथॉरिटीज़ है उसमें आपके आ जाएंगे। अदर अथॉरिटी को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। प्रारंभ में भी बहुत सारे हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अदर अथॉरिटी या अन्य प्राधिकारी के में आएंगे, यानी एज अ प्राधिकारी। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस हुए कि बहुत सारे केसेस में ये डिसाइड हुआ कि भाई कौन आएगा इसमें। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस जिसमें डिसाइड किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल, जो केस आया था वो 1967 में आया था। इसके अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो अन्य प्राधिकारी हैं, यानी जो अदर अथॉरिटीज़ हैं, उसमें वो सभी प्राधिकारी आएंगे जो संविधान के या किसी परिनियम के में द्वारा स्थापित किए जाते हैं और जिन्हें विधि और उपविधि बनाने की शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश का अनुसरण करते हुए पटना जो हाई कोर्ट है उसने भी ये कहा कि जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, वो भी राज्य के शब्द के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या जुडिशरी भी स्टेट के अंतर्गत आती है या नहीं, क्या न्यायपालिका भी राज्य शब्द के अंतर्गत आती है कि नहीं। तो इस संदर्भ में एक केस आया था AR अंतुले वर्सेस RS नायक के मामला, जो कि 1988 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।